सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 द फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर्स, ये बुक का जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पूरी सीरीज में। तो इस ये जो चैप्टर है वो अगेन इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रिडिक्शन वगैरह किए गए हैं। मतलब अकेला इंडिया नहीं है, यहाँ पे चाइना की भी बात की गई है, वियतनाम की भी थोड़ी बहुत बात की गई है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि फटाफट से कि यहाँ पे जेरेमी सिगल जी जो ऑथर है इस बुक के, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया है एक पर्सपेक्टिव देने से कि जहाँ पे पहले मतलब 1800, मतलब ये ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी से लेके 21st सेंचुरी तक उन्होंने जब मेजर किया गोल्ड को, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, करेंसी, जितने भी सारे एसेट क्लास जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उनको जब उन्होंने एनालाइज किया तब उनको पता चला कि स्टॉक्स ही एक ऐसा एसेट क्लास है कि जो सबसे ज्यादा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक रिटर्न दे सकता है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो रीजन था ये था कि भाई जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है वही इसका मेन रीजन है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं गोल्ड हो या ट्रेजरी बिल हो या बॉन्ड्स हो या करेंसी हो, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे अगर रिस्क है, ठीक है, तो वहां पे स्टॉक्स का है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर कोई किसी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो अगर उस कंपनी ने बॉन्ड से भी पैसा उठाया हुआ है और इक्विटी से भी अगर पैसा उठाया हुआ है, और इन केस अगर वो कंपनी जो है वो लॉस करती है या लिक्विडेट हो जाती है, सेल हो जाती है, ठीक है, किसी भी या बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसमें से जो भी कंपनी के पास जो भी आएगा पैसा, ठीक है, तो वो सबसे पहला जो है वो पेमेंट होगा बॉन्ड होल्डर्स को। ठीक है। तो वो हमें समझना है। और स्टॉक्स को तो क्या है कि मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको तो आखिरी में अगर कुछ बचता है तभी उनको कुछ मिलेगा, अदरवाइज वहां पे आपको आपका जो भी कैपिटल आपने जहाँ पे स्टॉक में लगाया था वो जीरो हो सकता है। ठीक है। तो स्टॉक्स या इक्विटी जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो कैरी करता है। ठीक है। तो मतलब अगर रिस्क ज्यादा है तो वहां पे रिटर्न जो है वो भी कंपेरेटिवली ज्यादा है। ठीक है। तो यही मेन रीजन है। तो जैसे यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने भी बोला कि इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है वही रीजन है कि जहाँ पे स्टॉक्स या इक्विटी जो है वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक ज्यादा रिटर्न कमा के दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर्स को, कंपेयर टू गोल्ड एंड अदर एसेट क्लास। ठीक है। तो फिर उनका दूसरा जो एक यहाँ पे जो उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि चाहे भी जितना भी अच्छा रिटर्न हो या चाहे जितना भी बुरा रिटर्न हो किसी भी एसेट क्लास का, ठीक है, वो हमेशा मीन रिवर्जन का जो एक प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करता है। मीन रिवर्जन मतलब अगर वहां पे लेट से कि एक साल ऐसा हुआ, एक साल, 2 साल, 3 साल ऐसा हुआ कि जहाँ पे रिटर्न जो थे वो एक्स्ट्रोनॉमिकल अगर बने हैं वहां पे, ठीक है, मतलब लेट से कि एवरी ईयर वहां पे 20, 25%, 30% इतने सारे अगर रिटर्न बने हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, चांसेस ज्यादा है कि नेक्स्ट ईयर या तो उसके बाद के भी जो फॉलोइंग ईयर्स है वहां पे आपको रिटर्न जो है वो बहुत ही कम मिलेगा या तो नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ओवरऑल जो आपको एक इक्विटी या अदर एसेट क्लास से जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो अल्टीमेटली एक एवरेज, जिसको अगर हम लेट से कि अगर चैट पे अगर हम लेट से उसको हम अगर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो एवरेज अगर हम जो भी जैसे लेट से कि हम यहाँ पे चैट में भी हम 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज जैसा हम बनाते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है कि वो जो स्टॉक का जो प्राइस है वो उसी के अराउंड वो घूमता रहेगा। ठीक है। तो यही मेन प्रिंसिपल है मीन रिवर्जन का। अगर अच्छा से रिटर्न दिया है तो वो नेगेटिव भी देगा, अगर नेगेटिव अगर कभी रिटर्न दिया है तो वो पॉजिटिव भी देगा। ठीक है। तो अगेन यही मीन रिवर्जन का ये जो प्रिंसिपल जो है वो बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद क्या है कि अगेन उन्होंने जो भी रिसर्च उन्होंने किया तो वहां पे उनको पता चला कि फिक्स इनकम एसेट क्लास जो है, ठीक है, कि जो बहुत ही सेफ माना जाता है कंपेयर टू स्टॉक्स एंड इक्विटीज। ठीक है। तो वहां पे उन्होंने जब ये पूरा रिसर्च वगैरह किया तो उनको पता चला कि जो रिस्क इन द स्टॉक्स है, मतलब स्टॉक के अंदर जो भी रिस्क है, ठीक है, वो हमें पता है कि ओवरऑल जो है वो ज्यादा ही है फिक्स इनकम से। बट अगर हम स्टॉक का अगर होल्डिंग पीरियड हमारा जो है वो अगर 15 से 20 साल तक है, अगर उससे भी ज्यादा है, ठीक है, तो उनका जो रिस्क है, स्टॉक्स का जो रिस्क है, ठीक है, वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब यहाँ तक कि मतलब जो फिक्स इनकम एसेट क्लास है, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, तो उससे भी वो कम हो जाता है। मतलब ये अगेन एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है इस बुक का कि जो जेरेमी सिगल जी ने प्रेजेंट किया है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगेन हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारा होल्डिंग पीरियड जो है इन अ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, या तो हमने किसी अगर म्यूचुअल फंड में अगर हमने इन्वेस्ट किया है, तो अगर हमारा होल्डिंग पीरियड जो है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब अगर 15 से 20 साल तक का है, ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल रिस्क है वो भी बहुत ही कम हो जाता है, और हमारा जो रिटर्न का जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे हमने कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक शॉर्ट हमने बनाया था, वहां पे भी हमने यही चीज बोला था कि अगर लेट से कि अगर मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला लेता हूँ वहां पे, तो वहां पे अगेन मुझे वही चीज देखने को मिलता है कि हम मेजोरिटी, मतलब जो रिटेल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो
जो वो फॉर्मूला के अंदर जो आर है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो है, उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि हमें फोकस करना चाहिए प्रिंसिपल, मतलब हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टेड जो अमाउंट है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में, ठीक है, वो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, हमें उसको बढ़ाना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। और दूसरा है एन, जो पावर ऑफ एन आता है, ठीक है। तो वहां पे भी अगर हमें हमारा जो अगर होल्डिंग पीरियड, मतलब अगर किसी भी स्टॉक को अगर हम 15 20 25 30 साल तक भी अगर हम होल्ड कर सकते हैं, तो वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और सिर्फ हमें आर रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो अगेन बैक टू द टॉपिक, कि यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड अगर ज्यादा है, तो आपका जो रिस्क है वो फिक्स इनकम से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन अच्छी बात है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने जितने भी बात करी है इमर्जिंग मार्केट्स को लेके, इंडिया को, चाइना को, वियतनाम को, इंडोनेशिया को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर ही ऐसा हुआ है कि जहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है वो उन्होंने आउट परफॉर्म किया है बाकी के एसेट क्लास को, बट वहां पे उन्होंने ये भी चीज देखा कि ब्राजील हो, इंडिया हो, बहुत सारी ऐसी अदर कंट्रीज के लिए भी उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि बाकी की कंट्रीज में भी सेम सिनारियो रेप्लीकेबल है, ठीक है। सेम चीज फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मतलब यहाँ पे हुआ ये कि जो रिसर्च हुआ, तो 1975 में अगर $1 आपने किसी लेट से कि और स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, तो बाय द टाइम ऑफ लेट्स से कि ऑलमोस्ट अराउंड 2000, मतलब वो आपका $1 का $50 हो चुका होता है। बट उसके पीछे का रीजन क्या था कि डेमोग्राफिक्स जो था वो फेवरेबल था उस टाइम पे यूएसए के लिए, मतलब उस टाइम पे यूएसए की जो एवरेज एज जो थी वो मिड 20s के अराउंड थी। बट अब जाके मतलब ऑलमोस्ट अभी तो हम 50 साल के आसपास मतलब वो हो चुका है पीरियड, ठीक है। तो अब अभी अगर जब हम ये सब सारी चीजें हम देखते हैं, तो अभी हम देख सकते हैं कि यूएसए का जो एवरेज एज है, ठीक है, मीडियन एज जो है उसकी पॉपुलेशन का वो बहुत ही ज्यादा है। तो उसकी वजह से अभी जो डेमोग्राफिक है वो इतने फेवरेबल नहीं रहे हैं, इतने कंट्री के अंदर अभी इतना ग्रोथ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मतलब अब फ्यूचर क्या होल्ड करता है, उसके बारे में अभी नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, जब जेरेमी सिगल जी इसके बारे में बात करते हैं, तो वो यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि अभी इंडिया और चाइना, ये जो हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि अब इंडिया और चाइना जो है वो यहाँ से अभी आगे बढ़ेंगे, यूएस से भी ज्यादा, मतलब अभी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जहाँ पे यूएस जो है वो या तो स्टेगनेंट हो जाएगा या तो यहाँ से डिक्लाइनिंग पाथ ट्रैजेक्टरी में वो जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली इस बुक के इस चैप्टर के अंदर वो एक द ग्लोबल सॉल्यूशन करके जो है वो प्रपोज करते हैं। प्रपोज मतलब यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा चीज दिया हुआ है, बट नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि ये जेरेमी सिगल जो बोल रहे हैं द ग्लोबल सॉल्यूशन, तो वो एग्जैक्टली क्या चीज है, ठीक है। द ग्लोबल सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे इंडिया और चाइना, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं इमर्जिंग मार्केट के बास्केट में कि वो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। तो अगेन ये एक सारे प्रेडिक्शन वगैरह जेरेमी सिगल जी ने दिए हैं। तो अभी इस चैप्टर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो द ग्लोबल सॉल्यूशन के बारे में हम एकदम पूरा डिटेल में समझेंगे, और समझेंगे कि इंडिया और चाइना ये दोनों जो कंट्रीज है इमर्जिंग मार्केट में वो क्या रोल प्ले कर सकती है फ्यूचर में, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।